नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ चतुर्वेदी दृष्टि आईएएस के इस मंच से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र की चर्चा के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं। मुख्य परीक्षा 2022 में प्रश्न पत्र 3 के अंतर्गत आंतरिक सुरक्षा इस खंड से जुड़े प्रश्न आते हैं और यदि आप अवगत हों तो ये एक ऐसा खंड है जिसकी बहुत चर्चा नहीं होती है, लेकिन ये बहुत कम प्रयासों में बहुत अधिक अंक दिलवाने वाला खंड माना जा सकता है। यदि आप देखेंगे तो आंतरिक सुरक्षा में हम सामान्य तौर पर 100-150 पेजेस के नोट्स कुछ करंट को जोड़कर तैयार करते हैं और यदि इतनी पढ़ाई करके हम 4 प्रश्नों को लगभग हर साल इससे हल कर पाते हैं तो यहाँ इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत फिनोमिनल है। यानी बहुत कम इनपुट में बहुत ज्यादा आउटपुट जिन कुछ खंडों से आपको मिलता है, उन्हीं में से एक आंतरिक सुरक्षा का खंड है। यदि हम इस वर्ष के प्रश्न पत्र पर नजर डालें तो हम ये पाते हैं कि इस बार बहुत सामान्य प्रकृति के, परंपरागत प्रकृति के प्रश्न पूछे गए हैं और ये यूपीएससी का नेचर रहा है कि वो आंतरिक सुरक्षा में किसी वर्ष बहुत डायनेमिक होकर सिर्फ कंटेम्पररी इश्यूज को आधार बनाकर प्रश्न पूछती है और जो समसामयिक घटनाएं रहती हैं उनको आधार बनाकर सामान्यतः आंतरिक सुरक्षा के प्रश्न आते हैं, जिन्हें हम करंट बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। और कई बार यह भी देखा गया है कि उनके प्रश्नों में एक अवधारणात्मक दृष्टि होती है, एक परंपरागत दृष्टि होती है, जहां वो विषय के मूल में जाने की कोशिश करते हैं, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि सुरक्षा चुनौतियों की जड़ में क्या है। यदि मैं इस वर्ष 2022 के प्रश्न पत्रों का अवलोकन करूं तो इस बार 4 खंड से प्रश्न आए हैं। एक ऑर्गेनाइज क्राइम या संगठित अपराध से जुड़ा हिस्सा है और संगठित अपराध को आतंकवाद से जोड़कर पूछा गया है, जो हमारा टॉपिक भी है, ऑर्गेनाइज क्राइम एंड टेररिज्म। एक दूसरा प्रश्न साइबर सुरक्षा से जुड़ा है, जो हमेशा हॉट टॉपिक बना रहता है। साइबर सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं और उसके लिए किए गए प्रयास, ये हमेशा महत्वपूर्ण रहा है और इस पर बात की जा रही है। एक तीसरा प्रश्न जो इस बार आया है वह हमारी सीमाओं की सुरक्षा से जुड़ा है, लेकिन हमने ये देखा है कि जनरली हम सीमाओं की सुरक्षा में लैंड बाउंड्री सिक्योरिटी, स्थलीय सीमाओं की सुरक्षा पर बहुत फोकस करते हैं। इस बार मैरीटाइम सिक्योरिटी यानी हमारी समुद्री सीमाओं की चिंताओं को या समुद्री सीमाओं की सुरक्षा से जुड़ी बातों को यहां हाईलाइट करने की कोशिश की गई है या पूछा गया है। और चौथा हिस्सा नक्सलवाद का है, जहां नक्सलवाद को एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्या के तौर पर दर्शाते हुए हमसे समाधान पूछे गए। तो ये 4 हिस्से हैं प्रश्नों के, जिन्हें हम एक एक करके देखेंगे। तो एक संगठित अपराध से जुड़ा प्रश्न है, ये दूसरा समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से जुड़ा प्रश्न है, ये तीसरा साइबर सुरक्षा से जुड़ा प्रश्न है और फिर ये नक्सलवाद। इन चारों प्रश्नों को पूरे तरीके से समझते हुए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इनका उत्तर लिखा जाना था जो अधिकतम अंकों को प्रदान करने की स्थिति में आपको रखे। एक और बात जो इस बार के प्रश्न पत्र के संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि लगभग हर प्रश्न में आपसे समाधान पूछा गया है। यानी हर प्रश्न के जो टेल हिस्सा है, जो पीछे का हिस्सा है, उसमें यह जानने की कोशिश की गई है कि इसको ठीक करने के लिए क्या किया जाना चाहिए या इस गठजोड़ को तोड़ने के लिए क्या किया जाना चाहिए। और उसमें भी आपसे अलग अलग डायमेंशंस पूछे गए हैं। जैसे नक्सलवाद में पूछा गया है कि बहुआयामी रणनीति क्या होनी चाहिए। साइबर सुरक्षा के अंतर्गत आपसे पूछा गया है कि संगठनात्मक, तकनीकी और प्रक्रियात्मक इन उपायों के संदर्भ में बात कीजिए। साइबर सुरक्षा में एक होलिस्टिक नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के बारे में आपसे पूछा है। यानी ये आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां हैं, ये जो आंतरिक सुरक्षा की समस्याएं हैं, ये समस्याएं यूनिडायमेंशनल नहीं है। इन्हें सिर्फ सुरक्षात्मक दृष्टि से या सामरिक दृष्टि से यानी संकुचित दृष्टि से देखे जाने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि आप ये समझें कि हर समस्या के केंद्र में, हर समस्या के पीछे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, भौगोलिक। और चूंकि कारण बहुआयामी हैं तो इसलिए समाधान की रणनीति भी बहुआयामी होनी चाहिए। मल्टी डायमेंशनल तरीके से हमें इसे सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। ये अप्रोच आपसे एक्सपेक्ट की गई है। दैट इज
कोई यदि आप सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं और उसको सिर्फ सिक्योरिटी कंसर्न में एक्सप्लेन करेंगे सुरक्षा की दृष्टि से, तो उतना अप्रोप्रिएट नहीं होगा। यहां आपको उसको अलग अलग आयामों को जोड़कर बताने की जरूरत है। तो चलिए एक एक करके हम प्रयास करते हैं कि किस तरीके से इनका जवाब दिया जाना चाहिए था। पहले हम पहले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। संगठित अपराधों के प्रकारों की चर्चा कीजिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद संगठित अपराध और आतंकवादियों के बीच संबंधों का वर्णन कीजिए। यानी इस क्वेश्चन की डिमांड दो हिस्सों में है। एक, प्रकारों की चर्चा, कितने प्रकार के ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं, और दूसरा, संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंधों का वर्णन। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब भी आपको इस तरीके के प्रश्नों का जवाब खोजना है, तो जो सबसे पहला तरीका आपका होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपको की क्वेश्चंस पता होने चाहिए, जो सेगमेंट ऑफ क्वेश्चंस है वो पता होने चाहिए। और यदि आप इस प्रश्न में देखें तो प्रश्न दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा संगठित अपराध के प्रकारों पर चर्चा का है, और दूसरा हिस्सा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध का है। इस संबंध को हम गठजोड़ शब्द भी कह सकते हैं, नेक्सस। अब मुद्दा यह है कि प्रश्न में यही दो अपेक्षाएं की गई हैं कि एक प्रकार बताइए, दूसरा संबंध बताइए। यहां इंपॉर्टेंट यह है कि एक तीसरा हिस्सा हम खुद जोड़ें और यह कहें कि इस गठजोड़ को तोड़ने के लिए क्या किया गया है और क्या किया जाना चाहिए। और यदि हम ऐसा करते हैं तो ये 150 शब्द का आंसर 3 हिस्सों में बढ़ जाता है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इन 3 हिस्सों में आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। 150 वर्ड्स हैं। यदि हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें इसको तो 50-50-50 हो सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यहां प्रकारों की चर्चा करते हुए परिभाषा को यदि हम लेंगे तो यह हिस्सा लगभग 40 वर्ड्स में हो सकता है, पार्ट 1, जहां आप प्रकारों पर चर्चा करें अर्थ बताते हुए। पार्ट 2 जो है इसका, ये हम कोशिश करें कि इसको 60 to 70 या 75 वर्ड्स तक लेकर जाएं, थोड़ा सा बड़ा करें, क्योंकि यहीं पर ये नेक्सस हमको बताना है। और जब हमने नेक्सस समझा दिया तो इसका जो तीसरा हिस्सा होगा जिसको हम पार्ट 3 कहेंगे, इस पार्ट 3 के हिस्से में हमको उपाय और प्रयास बताने। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब भी कोई प्रश्न आता है तो सबसे पहले एक मेंटल कंस्ट्रक्ट हमारा तैयार होना चाहिए, जहां पर हम ये बताएं कि भाई इस प्रश्न को हम कितने हिस्सों में बांटकर लिखने वाले हैं। और ये जो पूरा प्रोसीजर हमने 2-3 मिनट में चर्चा की, ये 20 से 30 सेकंड में आपके दिमाग में आंसर लिखते समय बनना चाहिए और फिर लिखना शुरू होना चाहिए, क्योंकि विदाउट फॉर्मेटिंग आंसर लिखना अप्रोप्रिएट नहीं है। अब जब ये फॉर्मेट बन गया है तो हमको फिर इसके डिटेल पर जाना होगा। तो हमेशा ये मानना है कि आंसर की पहली लाइन जो होती है वो थोड़ी कैची होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप डेफिनेशन पर जाएं, लेकिन ऐसी कुछ हो कि आगे पढ़ने का मन करे। तो जैसे हम यहां पर ये कह सकते हैं कि संगठित अपराध अपराध और आपराधिकता के अंतर संबंधों से बना। संगठित अपराध अपराध और आपराधिकता के, अपराधियों और आपराधिकता मतलब सोच है, अपराध और आपराधिकता के संबंधों से बना एक गठजोड़ है जो देशों की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए खतरा बनकर उभर रहा है। परंपरागत रूप में संगठित अपराध वैश्यावृत्ति, अवैध शराब, इन रूपों में नजर आते थे, लेकिन मॉडर्न टाइम्स में, आधुनिक समय में, हम संगठित अपराधों के विभिन्न नए रूप देख रहे हैं, जिसमें ड्रग्स एंड आर्म्स ट्रैफिकिंग, मादक द्रव्यों की तस्करी, हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी, खनन माफिया, वन माफिया, भू माफिया जैसे नए नए रूपों में संगठित अपराध हमारे सामने आ रहे हैं। इन संगठित अपराध से बने समूहों को हम गैंग, माफिया,
इन रूपों में प्रस्तुत करते हैं। पहले ये रॉबिनहुड छवि के साथ जनता के बीच एक सकारात्मक छवि रखते थे, लेकिन अब जो स्थिति है वहां हम ये देखते हैं कि ये जो संगठित अपराधी हैं इनका राष्ट्र विरोधी शक्तियों के साथ गठजोड़ नजर आता है। जैसे 1990s के बम विस्फोट के बाद हमारे यहां दाऊद को घोषित रूप में आतंकवादी बता दिया गया। तो इन सारी बातों को आप 30-40 शब्दों में समेटकर यदि यहां पर पहले हिस्से में बताएंगे, जहां पर आप पहले डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम परिभाषा बता दें, फिर उसके परंपरागत रूप जैसे वेश्यावृत्ति, नशाखोरी, या फिर आप विभिन्न प्रकार के जो माफिया होते थे वो उनको बता सकते हैं, फिर इनके आधुनिक रूप को आप बता दीजिए, और इनको बताने के बाद आप ये बताइए कि ऑर्गेनाइज क्राइम यानी संगठित अपराध पहले एंटी नेशनल नहीं हुआ करता था। यदि भारत की बात करें तो मस्तान गैंग से डी गैंग तक, दाऊद गैंग तक, इन सब की छवि एक बड़े वर्ग में रॉबिनहुड या मसीहा की होती थी। लेकिन किस प्रकार ऑर्गेनाइज क्राइम की छवि राष्ट्र विरोधी हुई, उसमें 90 के दशक की 2 घटनाओं की भूमिका है, और आप यहां पर उन 2 घटनाओं का उल्लेख करेंगे। पहली घटना थी एलपीजी, और इसके कारण जो वस्तुओं की तस्करी की जाती थी, जिस पर इलेक्ट्रॉनिक सामान, गुड्स हैं, कपड़े हैं, जूते हैं, जिन पर ऑर्गेनाइज क्राइम टिका होता था, वो तस्करी बंद हो गई क्योंकि सरकार ने इन सब को ग्लोबलाइजेशन के तहत ओपन कर दिया। तो उदारीकरण ने इन्हें बेरोजगार बना दिया, और बंबई बम विस्फोट ने पुलिस प्रशासन से इनका जो गठजोड़ था उसको तोड़ दिया, क्योंकि पुलिस और प्रशासन चोरों के साथ रह सकते हैं, लेकिन राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ, यदि चोरों के साथ उनका गठजोड़ दिखता है तो उस पर उतनी चिंता नहीं होती है, लेकिन राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ उनका गठजोड़ दिखेगा तो उनकी छवि पर असर पड़ेगा। और इसीलिए इनको जो पिछले दरवाजे से सपोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सपोर्ट ऑफ पुलिस, ये सब मिलता था, ये मिलना बंद हो गया। तो आप 2 शब्द बताइए यहां पर सीधे कि संगठित अपराध की छवि या जो थी वो राष्ट्र विरोधी हो गई, क्योंकि जब वो अपने मूल तस्करी, वस्तुओं की तस्करी के काम में बेरोजगार हो गए तो रोजगार की तरफ, आतंकवाद के लिए आतंकवाद की तरफ गए। और दूसरा, जब बंबई विस्फोट में उनका नाम आया तो उसके बाद पुलिस प्रशासन से मिलने वाला अघोषित समर्थन समाप्त हो गया और उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा, जैसे दाऊद को देश छोड़कर जाना पड़ा। और ऐसी स्थिति में अब आतंकवादियों और संगठित अपराधियों के हित आपस में जुड़ने लगे, और जब संगठित अपराध और आतंकवादियों के हित आपस में जुड़ते हैं तो फिर उनके संबंध कैसे बनते हैं, ये आपको आंसर के दूसरे हिस्से में बताना पड़ेगा। सो एज वी मूव ऑन फ्रॉम हियर, यहां से जैसे ही हम आंसर के दूसरे हिस्से में चलते हैं तो यहां हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि इनके बीच किस तरीके से गठजोड़ हो सकता है या ये कैसे आपस में गठजोड़ कर सकते हैं। तो अब हम ये चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि चूंकि संगठित अपराध के अलग अलग रूप हमने देखे और ये बताया कि कैसे संगठित अपराध मजबूरी में आतंकवाद की ओर गया या जरूरत में आतंकवाद की ओर गया, तो इन दोनों के बीच संबंध कैसे स्थापित हुए। अब इसको दिखाने के लिए दोनों तरीके हो सकते हैं, आप पॉइंट वाइज बता सकते हैं, आप चार्ट वाइज बता सकते हैं। यदि हम इसको चार्ट वाइज बताने की कोशिश करें तो यहां पर आप ऐसे बता सकते थे कि यह है संगठित अपराध और यह है आतंकवाद। अब संगठित अपराध से आतंकवाद को क्या मिला और आतंकवाद से संगठित अपराध को क्या मिला, जो इनके गठजोड़ का कारण बना।
तो संगठित अपराध आतंकवाद के लिए कैसे मददगार हो सकता था, इस संदर्भ में यदि हम देखें तो संगठित अपराध आतंकवाद की विचारधारा को प्रसारित करने के काम आता है, आतंकवाद के लिए धन प्रबंधन का काम करता है, ये आतंकवादियों के लिए भर्ती अभियान चलाकर स्लीपर सेल तैयार करता है, ये उनके लिए ब्रेन वॉश फैक्ट्री की तरह काम कर सकता है, ऐसे शब्द आप बता सकते हैं। आतंकवादियों को यदि देश में प्रवेश करवाना है तो बंबई कराची टेरर रूट जो है, या कराची बंबई टेरर रूट, वहीं से कसाब, वहीं से आपके ताज पर हमले वाली बातें, संसद पर हमले वाले जो लोग आए हैं, तो इन्हें प्रवेश सेंधमारी सी बाउंड्री से, लैंड बाउंड्री से, ये इनके माध्यम से किया जा सकता है। प्रवेश करवाने के बाद इन्हें छुपाने का काम, प्रश्रय, इस शब्द का उल्लेख कीजिए, ये संगठित अपराध के माध्यम से आतंकवादियों को दिया जाता है। प्रवेश और प्रश्रय के बाद कई बार स्थानीय स्तर पर ये इनके प्रशिक्षण एजेंसियों के तौर पर भी काम करते हैं। तो आप बताइए कि प्रशिक्षण किया जाता है। फिर आप ये बताइए कि यदि इन्हें बड़ी घटनाओं को जन्म देना है तो फिर इन्हें पहुंच की जरूरत होती है, और भ्रष्टाचार के रास्ते, अपने कनेक्शंस के रास्ते ये इनको सामरिक स्थानों तक पहुंच मुहैया करवाते हैं, जैसे संसद भवन तक लेकर जाना, जैसे ताज होटल तक लेके जाना। तो ये जो पहुंच की बात है, इन्हें ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं प्रदान करना, तो ये पहुंच इनके द्वारा प्रदान की जाती है। और आतंकी घटनाओं को करने के बाद यदि इन्हें सुरक्षित निकास की जरूरत है तो यह सुरक्षित निकास भी संगठित अपराधियों के माध्यम से किया जा सकता है। आप ये बताइए कि 1992 में बंबई हमले हो, 2001 की संसद की घटना हो, या 2008 में ताज होटल पर हमला हो, इन सब में आतंकी घटनाओं के पीछे संगठित अपराध की भूमिका रही। और इस तरीके से संगठित अपराध आतंकवाद के लिए बहुत काम की चीज हो सकती है या बहुत उपयोगी हो सकता है। लेकिन यहां कनेक्शन टू वे है। तो टू वे यदि कनेक्शन है तो अब आतंकवाद संगठित अपराध को क्या देगा? तो आतंकवाद के द्वारा संगठित अपराध को सबसे पहले तो दिया गया है रोजगार, क्योंकि बेरोजगार हो चुके संगठित अपराध के नेक्सस को, जो पुरानी स्मगलिंग वगैरह नहीं कर सकते थे, उन्हें ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे अमानवीय कार्यों का ठेका आतंकवाद के द्वारा दिया गया। और यहीं से आप ये कह सकते हैं कि नार्को टेरर शब्द की उत्पत्ति हुई। ह्यूमन टेरर तो मानव तस्करी से मानव को ले जाकर मानव बम की तरह तैयार करना, मादक द्रव्यों से टेरर की फंडिंग करना, ये जो चीजें होती हैं, तो सबसे पहले तो संगठित अपराध जो बेरोजगार हो गया था उसे रोजगार या काम प्रदान करने का काम इन्होंने किया है। दूसरा, आतंक जो संगठित अपराध है इसके केंद्र में है धन कमाना, और आतंकवाद के केंद्र में है सत्ता परिवर्तन। तो आतंकवाद द्वारा संगठित अपराध को धनार्जन के असीमित अवसर दिए गए, क्योंकि वो डर्टी मनी को क्लीन करने के लिए संगठित अपराध का सहारा लेता है। और संगठित अपराधी ड्रग्स का पैसा, आर्म्स ट्रैफिकिंग का पैसा बॉलीवुड में, रियल एस्टेट में, इन जगहों पर लगाते हैं। इसके कई उदाहरण मिले हैं। तो ऐसी स्थिति में मनी लॉन्ड्रिंग या धन शोधन के कार्य से जुड़ने के लिए भी संगठित अपराध के लिए आतंकवाद जरूरी है। अब जब आतंकवाद के संगठित अपराधियों की छवि एंटी नेशनल बन चुकी है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें कई बार देश से छोड़ना पड़ता है। तो आतंक प्रभावित देशों में या आतंकवाद जो है वो संगठित अपराध से जुड़े लोगों को आश्रय प्रदान करता है। आपने सुना होगा कि अफगानिस्तान, बलूचिस्तान या पाकिस्तान के कई इलाकों में आतंकवादियों को प्रश्रय या आतंकवादियों द्वारा कई गैंग्स के प्रमुखों को प्रश्रय दिया गया है। दाऊद के कराची में होने की बात बार बार की जाती है। तो इस प्रश्रय को भी एक आतंकवादियों के सहयोग की तरह देखा जा सकता है। इसके अलावा आतंकवाद संगठित अपराधों को यह सुविधा प्रदान करता है कि उन्हें समय से
जितना भी जरूरी हो वो हथियार मिले। तो हथियार मुहैया करवाने के लिए भी आतंकवाद संगठित अपराधियों के लिए उपयोगी हो सकता है, चाहे वो उसको यूज करना चाहें या ना करना चाहें। यह सबसे बड़ा हिस्सा है जिसे आपको लगभग 75 शब्दों में अभिव्यक्त करना था। अब यह अभिव्यक्त करने के बाद तीसरे हिस्से में आप ये चर्चा करेंगे कि इस गठजोड़ को तोड़ने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो आप ये कहेंगे कि इस गठजोड़ को तोड़ने के दो उपाय हो सकते हैं, एक वैधानिक और दूसरे कूटनीतिक। वैधानिक उपायों के अंतर्गत हमें उन कानूनों को मजबूत बनाना होगा जो अलग अलग प्रकार के अपराधों से जुड़े हुए हैं, जो संगठित अपराध को मजबूती प्रदान करते हैं या जिनके कारण संगठित अपराध फल फूल रहा है, या जो कानून मजबूत नहीं है जिनके कारण वो फल फूल रहा है। तो यहां आप ये बता सकते हैं कि भारत में ड्रग एंड नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट, आर्म्स कंट्रोल के लिए एक्ट, प्रोस्टिट्यूशन के लिए प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट, बाउंडेड लेबर एक्ट, चाइल्ड लेबर अबॉलिशन एक्ट, बाल श्रम निषेध कानून, बंधुआ मजदूरी निषेध कानून, वैश्यावृत्ति निषेध कानून, मादक द्रव्य निषेध कानून, ऐसे 4-5 कानून जो संगठित अपराध के विशेष रूपों से जुड़े हुए हैं, उनके माध्यम से हम इनको रोक सकते हैं। दूसरा हिस्सा आप निवारक निरोध कानूनों का बता सकते हैं, जो पहले टाडा और पोटा के रूप में थे, अब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तौर पर है, तो वो इसको गठजोड़ को रोकने में मदद कर सकता है। तीसरे स्तर पर यदि आप कानूनों के संदर्भ में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल्स की बात कर सकते हैं, और इन प्रोटोकॉल्स में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ड्रग्स, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ड्रग आर्म्स ट्रैफिकिंग, ऐसे संयुक्त राष्ट्र के यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टेररिज्म, तो आतंकवाद के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र समझौता, मादक द्रव्यों की तस्करी के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र समझौता, इन समझौतों की बात भी आप यहां पर कर सकते हैं। कूटनीतिक प्रयासों के अंतर्गत आप इस गठजोड़ को रोकने के लिए संयुक्त गुप्तचरी, संयुक्त ऑपरेशन, ज्वाइंट इंटेलिजेंस, ज्वाइंट ऑपरेशन, प्रभावी प्रत्यार्पण, यानी एक दूसरे से अपराधियों को आसानी से लाया, एक दूसरे को सौंपा जाए, तो प्रभावी प्रत्यार्पण, ठीक, या फिर इंटरपोल रेड अलर्ट का सम्मान, ऐसे 4-5 उपायों का उल्लेख कर सकते हैं। इन दोनों के बीच यदि आप चाहें तो कुछ संस्थागत उपायों की भी बात कर सकते हैं, और ये कह सकते हैं कि इस नेक्सस को तोड़ने के लिए भारत में NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए है, ये संस्थाएं भी मदद कर सकती हैं, या इन संस्थाओं की भूमिका भी हो सकती है। जैसे कानून के स्तर पर आप PMLA कानून की बात कर सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो यदि आप इसको 30 शब्दों में बता रहे हैं, या 45 शब्दों में, तो 15-15 शब्दों में या 20-20 शब्दों में इसको, और 10 शब्दों में इसको अभिव्यक्त कीजिए। 75 शब्दों का ये था, और जो शुरुआती हिस्से पर हमने बात की थी वहां अलग अलग प्रकार के अपराध थे, तो हम इसको काफी समय लेकर एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन ये सारी बातें वहां पर आपको बहुत मिनिमम टाइम में एक्सप्रेस भी करना है, सोचना भी है और अपने हाथों से लिखना भी है, तो ये प्रैक्टिस से ही आ सकता है। अभी जब आंसर से इलेबरेट मतलब एग्जाम में आने के बाद समझाए जाते हैं तो बहुत विस्तार से होते हैं, लेकिन वहां पर उसको टाइम लिमिट में लिखने का तरीका यही हो सकता है कि आप ऐसे प्रश्नों की लगातार प्रैक्टिस जारी रखें। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं, और हमारा जो अगला प्रश्न है वो भारत में समुद्री सुरक्षा की चुनौतियों से जुड़ा हुआ है। प्रश्न है कि भारत में समुद्री सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां क्या हैं। दूसरा हिस्सा है, इनमें सुधार के लिए संगठनात्मक, तकनीकी और प्रक्रियागत पहलों की विवेचना करिए। तो फिर से इस प्रश्न के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में हमको यह बताना है कि चुनौतियां कौन सी हैं, और दूसरे हिस्से में हमको जो सुधार है उसको 3 हिस्सों में बांटकर बताना है, ऑर्गेनाइजेशनल, टेक्निकल एंड प्रोसीजरल। संगठनात्मक, तकनीकी और प्रक्रियागत, इन 3 हिस्सों में बांटकर हमको सुधारों का विवरण देना है या सुधारों को समझाने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले हम बात करें कि हमारी समुद्री सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां कौन सी हैं। यदि हम चुनौतियों की बात करें
तो यदि 150 शब्दों का ये है तो हम ये प्रयास करें कि 150 शब्दों में से मैक्सिमम 50 से 60 शब्दों में हम चैलेंजेस की बात कर दें, और इसको बताने के बाद जो सुधार है उसको 3 हिस्सों में हम बांटें: संगठनात्मक, तकनीकी और प्रक्रियागत। तो इस उत्तर के पहले शुरुआत में हम ये उल्लेख करेंगे कि भारत में समुद्री सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों को 2000 से पहले उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता था, लेकिन 2000 के बाद हुई कुछ घटनाओं, जैसे संसद पर हमले, ताज होटल पर हमले के बाद ये महसूस किया गया कि जैसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है, सीमा पार आतंकवाद होता है, वैसे ही क्रॉस वाटर टेररिज्म भी भारत में बढ़ रहा है। और कराची बंबई रूट से आतंकवादियों को भारत में प्रवेश करवाकर हमारी सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा हमारी लंबी तटरेखा में समुद्री सुरक्षा से जुड़ी अन्य कई चुनौतियां पहले से मौजूद थीं और कई नई चुनौतियां ग्लोबलाइजेशन के बाद इसमें जुड़ती चली गईं, और इन चुनौतियों का हम इन बिंदुओं के तहत देख सकते हैं। तो ऐसा करके आप एक इंट्रोडक्टरी 20-25 शब्द बताएंगे, जहां बताएंगे कि 2008 के बाद या 2000 के बाद इन चुनौतियों को गंभीरता से लिया गया। 2 घटनाओं का उल्लेख कीजिए, संसद पर हमला और दूसरा ताज होटल पर हमला, और ये बताने के बाद बताइए कि कैसे क्रॉस वाटर टेररिज्म अब हमारे देश में नजर आ रहा है। इसके अलावा कुछ परंपरागत और कुछ समसामयिक चुनौतियां हमारी समुद्री सुरक्षा से जुड़कर दिख रही हैं। इसके बाद फिर आपके पास आंसर में ये चॉइस है कि आप समुद्री सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां कौन सी हैं। प्रश्न यही है, इन्हें या तो चार्ट बनाकर बता दीजिए एक एक करके, कि एक तरफ यहां बता दीजिए परंपरागत चुनौतियां और दूसरा नवीन उभरती चुनौतियां, या आप पॉइंट वाइज बता सकते हैं। परंपरागत चुनौतियों के अंतर्गत आप सबसे पहले ये बताएंगे कि हमारी लंबी तटरेखा एक चुनौती का कारण है, और आप बता सकते हैं कि यदि आइलैंड बाउंड्री को मिलाएं तो 7516 किलोमीटर की हमारी लंबी तटरेखा है, और ये लंबी तटरेखा में लगभग देश की 40% आबादी निवास करती है। देश के व्यापार का 50% से अधिक हिस्सा यहाँ से निर्यात यहाँ से होकर जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हमारी बहुत सारी सामरिक अधोसंरचनाएं मौजूद हैं। हमारे नेवल बेस हैं, हमारे एयर बेसेस हैं, हमारी ऑयल रिफाइनरीज हैं, हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स हैं। तो आपको ये बताना है कि हमारी कैसे हमारी लंबी तटरेखा और वहां पॉपुलेशन, रिसोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए सुरक्षा चुनौतियों को पैदा करते हैं। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत आप बतलाइए, परंपरागत के अंतर्गत ही, कि हमारी समुद्री सीमाएं जो हिंद महासागर में हैं, ठीक, तो EEZ कॉन्फ्लिक्ट कुछ देशों के साथ नजर आता है। श्रीलंका के साथ जुड़ा विवाद या फिर आसपास के क्षेत्रों में जुड़ा विवाद, और ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कॉन्फ्लिक्ट के कारण मछुआरों के बीच संघर्ष, ये समस्याएं कई बार वहां पर गंभीर नजर आती हैं। तो इसको भी आप एक प्रॉब्लम के तौर पर बता सकते हैं। तीसरी परंपरागत समस्या बताइए ट्रैफिकिंग की, और ट्रैफिकिंग का मतलब तस्करी से। पुराने समय से जो तस्करी है, विभिन्न प्रकार की तस्करी है, सामानों की तस्करी, मादक द्रव्यों की तस्करी, हथियारों की तस्करी, इन तस्करी का हब हमारे समुद्री क्षेत्र रहे हैं और विभिन्न बंदरगाहों से ये तस्करी नजर आती है। हाल ही में अभी हमने कांडला पोर्ट में बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद किए। इसके अलावा केरला में हथियारों को बरामद किया गया है। इन घटनाओं के बारे में आप तस्करी के संदर्भ में ये बता सकते हैं कि एक बड़ी चिंता के तौर पर है। चौथा, वोलेटाइल पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशन शब्द का उल्लेख करेंगे आप। हिंद महासागर की बदलती भू राजनीति, और हिंद महासागर की भू राजनीति के अंतर्गत ये हमेशा से महाशक्तियों के संघर्ष का केंद्र रहा है। चाहे अल्मेडा की ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति हो,
या मॉडर्न टाइम्स में आप ये देखते हैं कि यहाँ के संसाधनों पर और द्वीपों पर कब्जा करने के लिए अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन जैसी महाशक्तियों का संघर्ष हो। आइलैंड्स के नाम आ सकते हैं, डिएगो गार्सिया जहां अमेरिका का बेस है, कोको आइलैंड जहां चाइना का बेस है। तो महाशक्तियों का संघर्ष जो आईआर वाला पॉइंट है उसको हम यहाँ थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकते हैं या थोड़ी बहुत यहाँ पर उल्लेख हम उसका कर सकते हैं। हालांकि यहाँ तो लाइन लिखने की ही जगह हमको वहां पर रहती है जितने शब्द होते हैं उसमें, तो इसका उल्लेख यहाँ पर किया जा सकता है। इंडियन ओशन जियोपॉलिटिक्स का, भू राजनीति का, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती रही है कि कैसे हिंद महासागर में भारत की प्रभुसत्ता बनी रहे। इसके बाद जब आप यहां पर आते हैं नवीन उभरती चुनौतियों में, तो यहां पहली चुनौती होगी मरीन पायरेसी, इसको समुद्री डकैती की समस्या कहते हैं। सोमालिया, इथोपिया रीजन से शुरू होकर यदि आप देखें तो अरब सागर में यह समस्या बहुत ज्यादा है, और अभी अरब सागर के बाद यहाँ दूसरे हिस्से में बंगाल की खाड़ी में मलक्का स्ट्रेट के पास समुद्री डाकुओं का प्रभाव, मरीन पायरेसी का प्रभाव बहुत गंभीर नजर आ रहा है। तो ये आप एक चुनौती के तौर पर बता सकते हैं। ठीक, दूसरी चुनौती यहां पर आप बना सकते हैं समुद्री रास्ते से चीन द्वारा भारत को घेरने की नीति, जिसे स्ट्रिंग ऑफ पल्स का नाम दिया जा रहा है। तो चीन की नीति का उल्लेख आप नवीन चुनौती में कर सकते हैं, और इसी के अंतर्गत किस प्रकार वह हमारे पड़ोसी देशों के साथ हिंद महासागर में भारत को घेरने का काम कर रहा है, वो यहां पर उल्लेख किया जा सकता है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स को आधार बनाकर आप बात कर सकते हैं। तीसरा, थ्रेट टू अंडमान एंड निकोबार, भारत से दूरस्थ स्थिति के कारण इसको लेकर महाशक्तियों की रुचि हमेशा बनी रहती है, चीन की नजर में रहता है। तो ग्रेटर निकोबार में अभी जो हम एफर्ट्स कर रहे हैं सिक्योरिटी वगैरह के लिए, वो इसी कंसर्न में देखे जाने चाहिए। तो अंडमान निकोबार की सुरक्षा को लेकर उभर रही नई चिंताएं, ये आप बता सकते हैं। फिर हिंद महासागर में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स मिले हैं, इनको हम बोलते हैं बहुधात्विक पिंड, और इन बहुधात्विक पिंडों पर नियंत्रण को लेकर महाशक्तियों के बीच संघर्ष वर्तमान समय में नजर आ रहा है। तो इसे भी चुनौती के तौर पर घोषित बताया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा हिंद महासागर क्षेत्र में महाशक्तियों द्वारा किए जा रहे नए नए सैन्य अभ्यास, ये भी हमारे लिए एक चुनौती का सबब बनते हैं। हिंद महासागर में तैनात विमान वाहक पोत जो चीन के हों, अमेरिका के हों, किसी भी देश के हों, मित्र देश हो या शत्रुता रखने वाले देश हों, लेकिन हमारी पेरिफेरी में ऐसे विमान वाहक पोतों का होना या फिर पनडुब्बियों का होना, ये हमारे लिए उचित नहीं है या हमारी सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाता है, ऐसा कहा जा सकता है। तो इनमें से यदि आप आधी चिंताएं भी उल्लेखित कर देते हैं तो पहला हिस्सा जो चुनौतियों का है वो पूरा हो जाएगा। अब यहां से आप दूसरे हिस्से में आएंगे। अगेन आपके पास समय है, जगह है, तो पॉइंट वाइज, अगर अदरवाइज आप 3 कॉलम बनाकर इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि चुनौतियों से लड़ने की रणनीति 3 स्तरों पर बताई गई है। पहली प्रक्रियागत, दूसरी तकनीकी, और तीसरी संगठनात्मक। प्रक्रियागत रणनीति के अंतर्गत हमने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर द लॉ ऑफ सी अनक्लॉज 1982 के तहत अपनी समुद्री सीमा को 3 स्तरों पर बांट दिया है। तो जैसे समुद्री सीमाओं के निर्धारण के लिए बात की गई है और यह कहा गया है कि 12 नॉटिकल माइल तक का एरिया सॉवरेन वाटर, फिर वहां 200 नॉटिकल माइल तक का एरिया जो रहेगा वो आपका EEZ, और फिर उसके बाद जो एरिया रहेगा उसको हमने फ्री वाटर की तरह लिया है। और हमने ये कहा है कि जो पहला सर्कल बनेगा, ये इनर सर्कल है, इसकी सुरक्षा कोस्टल पुलिस के माध्यम से की जाएगी, तटीय पुलिस। और तटीय पुलिस को बढ़ावा देने के लिए अब कई राज्यों में कोस्टल पुलिस, इसके अलावा सेंट्रल कोस्टल पुलिस की बात की जा रही है। गुजरात में एक जगह कोस्टल पुलिस ट्रेनिंग स्कूल लाया गया है, वो सब बताया जा सकता है। दूसरा जो हमारा EEZ तक का इलाका है, 320 किलोमीटर या 200 नॉटिकल माइल तक का, वहां की सुरक्षा के लिए हमने ये तय किया है कि यहां कोस्ट गार्ड, तट रक्षक बल के माध्यम से सुरक्षा की जाएगी, और 200 नॉटिकल माइल पर फिर तैनात रहेगी हमारी नौसेना। तो हमने 3 टियर ओशन बाउंड्री को, त्रिस्तरीय समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिए त्रिस्तरीय रणनीति को अपनाया है। इसे प्रक्रियागत में बताया जा सकता है कि हमने कैसे प्रोसीजरल तरीके से इस सुरक्षा को सामने लाने की कोशिश की। टेक्निकल एस्पेक्ट में यदि हम बात करें
तो यहां पर हम दो तकनीकों का प्रयोग महत्वपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, एक है डिफेंस और एक है आईसीटी। डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इंडिजीनियस स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने की हमने कोशिश की है। हमारे विमान वाहक पोतों की संख्या बढ़ाई गई है। विक्रमादित्य के बाद हाल ही में विक्रांत को लाया गया है। न्यूक्लियर मरीन्स, पनडुब्बियां जो रहती हैं सबमरीन्स, उनको हम डेवलप करने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा युद्ध पोतों का विकास किया जा रहा है। ये सारी चीजें डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, टारपीडो जो अंडर वाटर मिसाइल होती है उसके विकास में हम आगे गए हैं। रडार सिस्टम को हमने डेवलप करने की कोशिश की है। ये डिफेंस टेक्नोलॉजी में बता सकते हैं। लेकिन हमने यहां पर सूचना संचार तकनीक, अंतरिक्ष तकनीक का प्रयोग बहुत प्रभावी रूप से किया है। और इस तकनीक के अंतर्गत जो हमने विकास किए हैं वो आप बता सकते हैं। सबसे पहले तो हमने एक इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस सिस्टम को लाया है, और इस इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस सिस्टम जो है उसे NCCC-IN कहा गया है। विशाखापत्तनम में यह सिस्टम लगाया गया है, नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस सिस्टम। नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस सिस्टम, NC3I इस नाम से इसको जाना जाता है, विशाखापत्तनम में लगाया गया है। इसके अलावा विशाखापत्तनम में सूचनाओं को गैदर करने के लिए, आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए एक मरीन वॉरफेयर डेटा सेंटर लाया गया। इसको हिंदी में लिखने से अच्छा मरीन वॉरफेयर डेटा सेंटर, इसकी स्थापना की गई है। ठीक, इसके अलावा कोस्टल सिक्योरिटी के लिए हमने ये प्रयास अब शुरू किए हैं कि समुद्री सीमाओं में बंदरगाहों की सुरक्षा पर भी CISF को डिप्लॉय किया जा सके। हमारी समुद्री सीमाओं पर जो सामरिक प्रतिष्ठान हैं उनकी सुरक्षा के लिए हमने, अब यहां से हम संगठनात्मक के लेवल पर जाने की कोशिश करें यदि, तो राडार, सैटेलाइट डिफेंस, और इसको बता देंगे संगठनात्मक लेवल पर। ये बताइए, सागर प्रहरी नाम से विशेष बलों को लाया गया है। और ये सागर प्रहरी जैसे ट्रेंड फोर्सेस होते हैं, जैसे NSGs होते हैं, जैसे आपके NDRF के जवान होते हैं, कोबरा बटालियन नक्सल में होती है, वैसे ही सागर प्रहरी नाम की 1000 लोगों की वो बनाई गई है, जो डायरेक्टली जो कोस्टल आपके स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी समुद्री तट पर जो अधोसंरचनात्मक सामरिक प्रतिष्ठान है, ऑयल रिफाइनरी, न्यूक्लियर प्लांट्स, उनकी सुरक्षा से जुड़ेंगे। इसके अलावा अब CISF के जवानों को बंदरगाह सुरक्षा पर डिप्लॉय करने की बात की जा रही है। कोस्टल पुलिस में सेंट्रल कोस्टल पुलिस की बात की जा रही है। केंद्रीय तटरक्षक पुलिस की स्थापना के बारे में भी उल्लेख किया जा रहा है कि इनके माध्यम से किया जाएगा। इसी संगठनात्मक चीज को यदि हम एक लेवल आगे ले जाएं तो बिम्स्टेक के माध्यम से, IORIM या हिम तक्षेश जिसको हम कहते हैं, इस नाम के अंतरराष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से हम समुद्री सुरक्षा में सामरिक सहयोग बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा हम CGPCS ग्रुप के सदस्य हैं। इसे कॉम्बैट ग्रुप टू फाइट मरीन पायरेसी कहा जाता है। ठीक है ना, तो इसको कहा जाता है कॉम्बैट ग्रुप फॉर पायरेसी इन द कोस्ट ऑफ सोमालिया, CGPCS। ये एक समूह है जो समुद्री डकैती से लड़ने के लिए है। तो इतने संगठनों का उल्लेख मेरे ख्याल से मोर देन सफिशिएंट होगा। इसके बाद यदि आप और बताना चाहें तो यहां पर आप उल्लेख कीजिए कि प्रक्रियागत, संगठनात्मक और तकनीकी के अलावा समुद्री सुरक्षा के लिए हमने कुछ कूटनीतिक प्रयास भी शुरू किए हैं। और इन कूटनीतिक प्रयासों में तो चीन को, भारत को घेरने की स्ट्रिंग ऑफ पल्स के जवाब में हमने नेकलेस ऑफ डायमंड को लेकर आया है। इसके अलावा तो हिंद महासागर क्षेत्र में क्वाड के माध्यम से हमने, हिंद महासागर और उसके विस्तारित हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड के माध्यम से हमने अपनी सामरिक शक्ति को बढ़ाने की कोशिश की है। विभिन्न सागर सैन्य अभ्यास जो किए जाते हैं, मरीन वॉर प्रैक्टिसेस या वॉर एक्सरसाइजेज, वो भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास के तौर पर दिखाया जा सकता है। फ्रांस की स्पेस एजेंसी के साथ हमने मरीन सर्वेलेंस सिस्टम को डेवलप किया है। तो ऐसे आप 4-6 कूटनीतिक प्रयासों को भी बता सकते हैं। और इन प्रयासों को बताने के बाद ये बताइए कि जब तक ये प्रयास समायोजित रूप में, समन्वयात्मक रूप में लागू नहीं होंगे, तब तक समुद्री सुरक्षा से जुड़े खतरे दूर नहीं हो पाएंगे। तो इस तरीके से आप दूसरा प्रश्न जो आपका था उसका जवाब दे सकते हैं, जो समुद्री सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। चलिए अब हम तीसरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। ये साइबर सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। प्रश्न इस प्रकार है,
साइबर सुरक्षा से के विभिन्न तत्व क्या हैं? दूसरा, साइबर सुरक्षा की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा कीजिए कि भारत किस हद तक एक व्यापक साइबर सुरक्षा रणनीति भारत ने सफलतापूर्वक विकसित की है। अब ये 250 शब्दों का प्रश्न है, मतलब बड़ा प्रश्न है, और इस बड़े प्रश्न में आप मोटे मोटे तौर पर 3 हिस्से देख रहे हैं। पहला, साइबर सुरक्षा के विभिन्न तत्व। दूसरा, साइबर सुरक्षा की चुनौतियां। और तीसरा, आपको यह बताना है, समीक्षा का मतलब यह है कि क्या किया है, क्या कमियां रही हैं और क्या किया जाना चाहिए। और यदि आप इसको ऐसे 5 हिस्सों में बांट दें, यही एक आंसर कंस्ट्रक्ट होता है, तो आप 50-50 शब्दों में एक एक करके इन पर बात कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, शुरुआती 50 शब्दों में साइबर सुरक्षा के विभिन्न आयाम कौन से हैं, दूसरे हिस्से में साइबर सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां कौन कौन सी हैं, तीसरे हिस्से में साइबर सुरक्षा की चुनौतियों के लिए क्या किया है, चौथा उसमें क्या कमियां रही हैं, और पांचवा उसे ठीक किया करने के लिए और क्या किया जाना चाहिए। यदि ऐसे 5 हिस्सों में आपने आंसर को फॉर्मेट कर दिया तो अब आंसर लिखना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन यदि आपने उसकी सारी डिमांड्स को क्वेश्चन की नहीं समझा और किसी एक एस्पेक्ट पर ज्यादा फोकस कर दिया, मान लीजिए कि हमने क्या क्या किया उस पर ज्यादा बता दिया, या फिर ये ज्यादा बता दिया कि चैलेंजेस कौन कौन से हैं, तो फिर ये बात पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाती या पूरी तरीके से आंसर की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती। तो एक एक करके यदि हम इस पर चलें, तो सबसे पहले हम बात करें कि हमारे साइबर सुरक्षा के प्रमुख तत्व कौन से हैं। और यहां साइबर सुरक्षा के तत्व से मतलब क्या है, यह बताना पड़ेगा। तो साइबर सुरक्षा से तात्पर्य साइबर विश्व में उभर रही साइबर चुनौतियों का तकनीक और अन्य माध्यमों से सामना करना है। साइबर सुरक्षा के तत्वों के अंतर्गत सूचना संचार प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग एक चीज आता है। दूसरी चीज इसके अंतर्गत जो शामिल होती है वो है जागरूकता का अभाव। तीसरा, इसकी प्रभावी पहुंच। तो यदि आप साइबर सुरक्षा के अलग अलग तत्वों की बात करें तो सबसे पहले आपको बताना होगा कि आईसीटी की क्षमता जो वॉम्ब से टॉम्ब तक है, यह साइबर सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण आयाम है, क्योंकि आज हमारे जीवन के हर क्षेत्र में इसका दखल है और इसीलिए इसका सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी। तो शुरुआती लाइन आप ये ऐसी कह सकते हैं कि कोई भी तकनीक हमारे लिए वरदान भी हो सकती है और अभिशाप भी। साइबर तकनीक या सूचना संचार तकनीक यदि मानव कल्याण के लिए उपयोग में लाई जाए तो वरदान है, लेकिन यदि इसी का दुरुपयोग कर लिया जाए तो यह अभिशाप है। वर्तमान समय में साइबर सुरक्षा से जुड़ी कई चुनौतियां इसलिए पैदा हो रही हैं क्योंकि इस तकनीक की पहुंच असीमित हो चुकी है, इस तकनीक की क्षमता असीमित हो चुकी है, इस तकनीक पर निर्भरता जरूरत से ज्यादा बढ़ चुकी है। इस तकनीक के माध्यम से आप पर्दे के पीछे से गलत काम कर सकते हैं, यानी इस तकनीक में अपराधियों की पहचान बहुत कठिन होती है। यह तकनीक जटिल होने के कारण, ठीक है, जिन लोगों में साइबर जागरूकता नहीं है उनके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है, बिकॉज लैक ऑफ अवेयरनेस में आप ई फ्रॉड के, अन्य प्रकार के फ्रॉड्स के शिकार हो सकते हैं। तो जागरूकता के अभाव में यह तकनीक हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। इस तकनीक का प्रभाव हमारी कई इंद्रियों पर नजर आ रहा है, और जब यह तकनीक कई रूपों में हमें मेंटली मजबूर, यानी यह तकनीक हमें एडिक्शन की ओर लेकर जा रही है, लत की ओर लेकर जा रही है। इस तकनीक के अंतर्गत यह क्षमता होती है कि यह स्थान आबद्ध नहीं है, कहीं से भी कभी भी हमको प्रभावित कर सकती है। इस तकनीक की एक और क्षमता यह है कि ये 24/7 365 लाइव हमारे साथ है, और इसलिए इसके द्वारा हमें नुकसान पहुंचाने की संभावना बहुत ज्यादा है।
इस तकनीक की एक और बात यह है कि ये तकनीक 1:many इफेक्ट रखती है, यानी एक समय में बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर सकती है। तो इन 8-10 बिंदुओं में से 2-4 बिंदुओं को भी यदि आप लेते हैं तो इन्हें हम साइबर सुरक्षा से जुड़े तत्व कह सकते हैं। यदि आप इस ढंग से नहीं बताना चाहें तो एक दूसरा तरीका भी है जहां आप साइबर सुरक्षा से जुड़े तत्वों को बताइए, और आप ये बताइए कि साइबर तकनीक 3 चीजों पर टिकी: साइबर अधोसंरचना, साइबर जुड़ाव और साइबर साक्षरता, साइबर ज्ञान। और इसीलिए यदि हमें साइबर सुरक्षा करनी है तो पहले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा करनी है, जिसमें कंप्यूटर, स्मार्ट डिवाइस, टावर्स, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर लाइंस, ये सब आते हैं। दूसरा, हमें साइबर कनेक्ट की सुरक्षा करनी है, जिसमें तार बेचार के माध्यम से हम साइबर जुड़ाव को, नेटवर्किंग की सुरक्षा की बात करते हैं। लैन है, वैन है, ये सुरक्षा बहुत जरूरी है जो जुड़ाव स्थापित करता है। और तीसरा, हमें जो आईटी में साक्षर लोग नहीं हैं, जिनके फ्रॉड से जुड़ने की संभावना ज्यादा है, उनकी सुरक्षा के बारे में सोचना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं ई इंफ्रा, ई कनेक्ट और ई लिटरेसी। ई इंफ्रा, ई कनेक्ट और ई लिटरेसी, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण आयाम हैं जिनके माध्यम से हम साइबर सुरक्षा के तत्व के तौर पर जिन्हें बता सकते हैं। अब इन तत्वों को बताने के बाद अगले हिस्से पर आइए और ये बताइए कि इससे जुड़े चैलेंजेस किन रूपों में सामने आ रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि यदि तत्व भले ही कम में बता दें या आगे प्रयास, 2 हिस्से ऐसे हैं जिनको आप चाहें तो 75 शब्दों तक ले जा सकते हैं। एक चुनौतियां और एक हमने अभी तक क्या किया है। तो यदि हम चैलेंजेस की बात करें साइबर सुरक्षा के, तो आप सबसे पहले बोलेंगे विभिन्न प्रकार के साइबर क्राइम, जैसे हैकिंग, क्रैकिंग, पोर्नोग्राफिक स्प्रेड, या फिर आप बात करें तो ई फ्रॉड, ये ठीक है ना, पहचान से जुड़ी चुनौतियां, झूठी पहचान से बेवकूफ बनाने वाली चीजें। तो इनके अंग्रेजी में ही नाम है: हैकिंग, क्रैकिंग, स्पैमिंग, स्पूफिंग, स्टॉकिंग। तो ऐसे 4-5 नाम आप लिख सकते हैं। आपको यदि ऐसे नहीं बन रहा, ऐसे लिख दीजिए: स्टॉकिंग, स्पैमिंग, स्पूफिंग। तो साइबर अपराध जो विभिन्न प्रकार के हैं वो हमारी सुरक्षा की चुनौती है। दूसरी चुनौती ई फ्रॉड से जुड़ी चुनौतियां हैं, वो अपराध का ही हिस्सा है, लेकिन इनको बताइए कि जो विभिन्न प्रकार के ई फ्रॉड हैं ये आर्थिक सुरक्षा के लिए चुनौती बन रहे हैं। तीसरी चुनौती जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की है, धन शोधन। और धन शोधन के माध्यम से आपने सुना होगा अभी जो डार्क वेब में बिटकॉइंस के माध्यम से काले धन को सफेद बनाने की बात, जो अवैध धन को वैध बनाने की बात जो चल रही है, और यहां से जो टेरर फंडिंग हो रही है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, तो उसका आप उल्लेख कर सकते हैं। चौथे लेवल पर आप साइबर टेरर की बात कीजिए। साइबर आतंकवाद शब्द आजकल बहुत चर्चा में है, जहां सूचना संचार तकनीक के माध्यम से विचारधारा फैलाना, धन इकट्ठा करना, प्रचार प्रसार करना, ब्रेन वॉश करना, या फिर आप ये कह सकते हैं योजनाएं बनाना, योजनाओं को एग्जीक्यूट करना, लोगों की भर्ती करना, ये सारी चीजें साइबर अपराध उसके अंतर्गत आती हैं। एक साइबर वेंडलिज्म शब्द यूज किया जाता है, और साइबर वेंडलिज्म का मतलब है किसी देश की क्रिटिकल अधोसंरचना को नुकसान पहुंचाना। आज लगभग दुनिया के सभी देश अपनी क्या कहेंगे, देश का संचालन जिन प्रणालियों से करते हैं, चाहे परिवहन प्रणाली हो, चाहे विद्युत संचार प्रणाली हो, चाहे लैंड रिकॉर्ड प्रणाली हो, सब सूचना संचार तकनीक पर आधारित है। और यदि इस पर किसी का कब्जा हो जाता है तो आप ये स्वाभाविक रूप से कह सकते हैं कि वो आपके देश पर, आपकी नब्ज पर कब्जा कर सकता है। तो साइबर वेंडलिज्म का मतलब होता है कि आपकी अधोसंरचना को नुकसान पहुंचाना, जिससे देश का सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो जाए। अगला, एक साइबर जासूसी शब्द यूज किया जाता है। आपने सुना होगा विकीलीक्स के खुलासे, स्नोडन के खुलासे, जिनमें यह कहा गया था कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया भर की सरकारों पर नजर रख रही हैं। भारत में पेगासस मामला आया था, इसको साइबर जासूसी से जोड़कर उदाहरण सहित आप बता सकते हैं कि साइबर जासूसी भी इस समय एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसके अलावा साइबर स्मगलिंग शब्द भी आ रहा है, जहां पर बिटकॉइंस वगैरह या डिजिटल मनी के माध्यम से, अब आप ये देख रहे हैं कि डिजिटल मनी मतलब जो अवैध मनी है उसके माध्यम से आप ये देख रहे हैं कि यहां से विभिन्न प्रकार की स्मगलिंग या अवैध व्यापार किए जाते हैं। तो ये भी एक ना एक तरीके से टेरर फंडिंग के लिए यूज किया जाता है, तो इसका उल्लेख भी किया जा सकता है।
तो साइबर आतंकवाद हुआ, साइबर जासूसी हुआ, साइबर वेंडलिज्म को कहेंगे साइबर विध्वंस हुआ। आप साइबर नाम से ही ये बता सकते हैं, साइबर अपराध हुए, इन सब का उल्लेख आप बता सकते हैं। ये 4-5 के बाद आप बताइए कि इसके अलावा मालवेयर हमले, वायरस और वर्म का अटैक जिसको हम बोलते हैं, इसके माध्यम से हैकिंग क्रैकिंग की जा रही है, सिस्टम को नुकसान किया जा रहा है, तो अगला शब्द यूज करेंगे साइबर अटैक। साइबर अटैक के बाद अगला बताइए साइबर वॉर, जब दो देश एक दूसरे की अधोसंरचना पर हमला करने लगते हैं, साइबर अधोसंरचना पर, आईसीटी अधोसंरचना पर, तो उसे साइबर युद्ध की तरह का माना जाता है। तो यह भी एक चिंता का विषय है। सूचनाओं की चोरी, गोपनीय सूचनाओं की चोरी, ये भी देश की सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकती है। फिर मॉडर्न टाइम में सोशल मीडिया के माध्यम से हेट स्पीच का उल्लेख आप कर सकते हैं, फेक न्यूज का उल्लेख आप कर सकते हैं। हेट स्पीच, फेक न्यूज, इनके माध्यम से सुरक्षा की चुनौतियां हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत सुरक्षा की चुनौतियों में डेटा की चोरी, डेटा थेफ्ट जिसको कहा जा रहा है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन की जिसके लिए बात की जा रही है, तो डेटा की चोरी, व्यक्तिगत डेटा की, व्यावसायिक डेटा की चोरी, ये भी देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। तो ऐसे आप कई खतरों का उल्लेख यहां पर कर सकते हैं। मैंने कहा कि यदि आप लगभग 10 खतरों को 10-10 शब्दों में बताएंगे तो भी ये 100 शब्द हो सकता है। हमने फिर से, मैं आपको बता रहा हूं, साइबर क्राइम, साइबर वॉर, साइबर अटैक, साइबर वेंडलिज्म, साइबर टेरर, साइबर जासूसी, ऐसे आप 8-10 चीजों को लेकर बताइए कि ये सब इस समय हमारी सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां बने हुए हैं। ठीक, अब यहां से हम आते हैं जो हमारे लिए एक मेन मुद्दा था कि भाई हमने अभी किस हद तक साइबर सुरक्षा रणनीति विकसित की है। तो पहले हम बताएंगे कि हमारे पास क्या है, फिर उसमें क्या कमियां हैं उसको बताएंगे, तब उसकी समीक्षा होगी। तो यदि हमसे यह कहा जाए कि हमारी साइबर सुरक्षा रणनीति क्या है, तो आप ये कहिए कि हमारी साइबर सुरक्षा रणनीति एक बहुआयामी रणनीति है, जिसके अंतर्गत कुछ नीतिगत प्रयास हैं, कुछ वैधानिक प्रयास हैं, कुछ संस्थागत प्रयास हैं, कुछ तकनीकी प्रयास हैं और कुछ कूटनीतिक प्रयास हैं। यदि इन सबको 20-20 शब्दों में भी बताएं तो 100 शब्दों में रणनीति हो जाएगी, जिसकी समीक्षा निष्कर्ष में की जा सकती है। यदि नीतिगत प्रयासों की बात करें तो 2013 में हमारे द्वारा साइबर सुरक्षा नीति को लाया गया था। इस साइबर सुरक्षा नीति के माध्यम से साइबर सुरक्षा के सभी आयामों को कवर करने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा श्री कृष्णा समिति की सिफारिश पर पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को लाया गया, जो यदि लागू हो पाता, हालांकि उसको अभी वापस ले लिया गया है, लेकिन उसका उल्लेख किया जा सकता है। विश्वनाथन कमेटी की सिफारिश पर हेट स्पीच को रोकने के लिए सिफारिशें लाई गई हैं और उसके अनुरूप आईपीसी में बदलाव किए गए हैं। तो साइबर सुरक्षा नीति, श्री कृष्णा समिति की सिफारिशें, विश्वनाथन कमेटी की सिफारिशें, ठीक, इन 3-4 चीजों का उल्लेख आप नीतिगत प्रयासों में कर सकते हैं। वैधानिक प्रयासों के अंतर्गत भारत का सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यथा संशोधित 2008, 2012, 2018 में इसमें समय समय पर संशोधन करके ऐसे प्रावधान लाए गए हैं जो साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए जरूरी हो। यदि आप माइक्रो लेवल पर धाराओं का उल्लेख करना चाहें तो आप ये बताइए कि धारा 42 से लेकर धारा 50 के बीच, फिर धारा 65 से लेकर धारा 72 के बीच बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जहां पर हमने देश के विरुद्ध अपराध, देश की सुरक्षा को चुनौती देने के लिए, सामाजिक सुरक्षा को चुनौती देने के लिए आतंकवाद, नस्लवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, ये सब फैलाने के लिए विभिन्न प्रकार के अपराधों की परिभाषा की गई है और उसके लिए दंड का भी प्रावधान किया गया है। तो इसको आप बता सकते हैं। ये वैधानिक में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का उल्लेख आप करेंगे और ये उल्लेख यहां पर उपयोगी होगा। संस्थागत प्रयासों की बात करें कि हमारे यहाँ कौन कौन सी संस्थाएं बनाई गई हैं जिनके माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप बताइए कि हमारे यहाँ सर्ट है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ये हमारी साइबर आर्मी की तरह काम करती है, जैसे एनआईए है, ठीक है, जैसे सीबीआई है, ईडी है, वैसे ही सर्ट जो है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जो आईटी एक्ट के अंतर्गत ही गठित की गई है, हमारी साइबर आर्मी की तरह
कहीं भी साइबर अपराध या साइबर हमले देश पर होते हैं तो उसके लिए त्वरित प्रतिक्रिया टीम के तौर पर काम करती है और इसे भविष्य में हमारे सेना के एक अभिन्न हिस्से के तौर पर लाए जाने की भी बात है। इसके अलावा हमारे पास नेटग्रिड है। ये नेटग्रिड वो व्यवस्था है जहां साइबर हमलों से जुड़ी जासूसी की जा सकती है, साइबर हमलों से जुड़ी सूचनाएं हमारे पास होती है। तो सूचनाओं के प्रभावी आदान प्रदान के लिए साइबर इंटेलिजेंस सिस्टम जो हमारा है उसे नेटग्रिड के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसके अलावा हमारे पास है नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, राष्ट्रीय क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर संरक्षण केंद्र, लेकिन इसको अंग्रेजी में ही नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, यानी हमारी जो सामरिक अधोसंरचनाएं हैं, सामरिक अधोसंरचना मतलब फिर एक बार हमारा ट्रैफिक सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, लैंड रिकॉर्ड सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, पुलिस सिस्टम, जिससे देश चलता है, इस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोटेक्शन सेंटर इसको लाया गया है। बोटनेट क्लीनिंग सेंटर हमारे देश में है और बोटनेट क्लीनिंग सेंटर मालवेयर हमलों से, वायरस वगैरह के हमलों से रोकने के लिए काम करता है। तो यदि हम पर मालवेयर अटैक होता है तो उसको रोककर क्लीनिंग का काम करने के लिए हमारे पास बोटनेट क्लीनिंग सेंटर है। इसके अलावा हमारे अलग अलग विभागों में, जैसे वित्त मंत्रालय में, जैसे गृह मंत्रालय में, जैसे रक्षा मंत्रालय में, इसको हम साइबर प्रोटेक्शन सेल्स बोलते हैं, साइबर सुरक्षा प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं। तो इनको भी संस्थागत प्रयासों के अंतर्गत बताया जा सकता है। तो जैसा मैंने कहा, आईटी एक्ट में धारा 42-43 से के बीच आप बता सकते हैं। फिर आपके 66 से 70 के बीच के जो प्रावधान है वो यहां पर आएंगे। तकनीकी प्रयासों की यदि हम बात करें तो आप एंटीवायरस सिस्टम की बात कर सकते हैं, आप पासवर्ड प्रोटेक्शन की बात कर सकते हैं, आप बायोमीट्रिक प्रोटेक्शन की बात कर सकते हैं। केरल पुलिस का एक इनिशिएटिव था जिस पर प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन भी आया है, साइबर डोम प्रणाली, तो आप उस साइबर डोम प्रणाली का उल्लेख कर सकते हैं। ठीक, एथिकल हैकर्स की टीम का उल्लेख कर सकते हैं। तकनीक को तकनीक से जीता जा सकता है, इस थीम के साथ आप यहां पर फायरवॉल सिस्टम, बायोमेट्रिक सिस्टम, पासवर्ड प्रोटेक्शन सिस्टम, साइबर डोम सिस्टम, एंटीवायरस सिस्टम, इन सब का उल्लेख कर सकते हैं। और फिर आप डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के लेवल पर जाइए और ये बताइए कि कूटनीतिक संदर्भों में भी हमने ये प्रयास किया है कि हम दुनिया के साथ जुड़कर साइबर सुरक्षा रणनीति का हिस्सा बन सकें। 2004 में बुडापेस्ट कन्वेंशन आया था जिसकी धाराओं के तहत एक वैश्विक साइबर सुरक्षा नीति के लिए प्रयास करने की बात थी। तो बुडापेस्ट प्रोटोकॉल या बुडापेस्ट कन्वेंशन का उल्लेख किया जा सकता है। बुडापेस्ट कन्वेंशन के बाद 2019 में पेरिस कॉल आया है और पेरिस कॉल में दुनिया के सभी देशों ने एक अंतर सरकारी निकाय बनाने की बात की है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल बनाने की बात की है। ठीक है, हालांकि भारत इन दोनों उपायों से अपनी सॉवरेनिटी के कंसर्न के कारण हिस्सा नहीं बना है, लेकिन आप बोलिए कि वैश्विक स्तर पर जो प्रयास हुए हैं हम आगे चलकर उन प्रयासों का हिस्सा बन सकते हैं, चाहे बुडापेस्ट कन्वेंशन हो चाहे पेरिस कॉल हो। इसके अलावा हाल ही में दुनिया की टॉप 50 कंपनियों ने ग्लोबल टेक अकॉर्ड साइन किया है। जो डेटा लीक की समस्या फेसबुक, व्हाट्सएप इनके माध्यम से हो रही थी गूगल के, तो इन्होंने डेटा लीक को रोकने के लिए ग्लोबल टेक अकॉर्ड साइन किया है टॉप 50 आईटी कंपनी ने, कि ये मिलजुल कर तकनीकी माध्यम से इसको रोकने की कोशिश करेंगे। तो इसको आप बता सकते हैं। भारत द्वारा विभिन्न देशों के साथ, जिसमें इजराइल, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, फ्रांस प्रमुख हैं, साइबर सुरक्षा समझौते किए गए हैं जहां साइबर सुरक्षा में एक दूसरे के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान, तकनीक का आदान प्रदान किया जाए, इस बारे में बात की जा रही है। तो ये कूटनीतिक प्रयास होंगे। इन सारे प्रयासों को बताते हुए आप ये बताइए कि इस प्रकार भारत में एक बहुस्तरीय साइबर सुरक्षा रणनीति को लाया गया है, लेकिन इस रणनीति के अंतर्गत कुछ कमियां आज भी बनी हुई हैं। और कमियों के अंतर्गत पहला ये बताइए कि तकनीकी कमियां अभी भी है, अभी भी हमारे पास जो टेक्निकल प्रोटेक्शन सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग नहीं है और इसलिए साइबर हमलों से हम बहुत अच्छे से बच नहीं पाते हैं। निक नेट की प्रणाली हो जिस पर सबसे ज्यादा हमले होते हैं, आपकी ओएनजीसी का सिस्टम हो, तो भारत पर अमेरिका, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, इन जगहों से साइबर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। मतलब हमारा टेक्नोलॉजिकल प्रोटेक्शन सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है। दूसरे लेवल पर आप ये बता सकते हैं कि डेटा सिक्योरिटी के संदर्भ में अभी हमारे पास बहुत प्रभावी प्रावधान नहीं है। पर्सनल डेटा, कमर्शियल डेटा, गवर्नमेंटल डेटा सिक्योरिटी के संदर्भ में अभी और मजबूत प्रयासों को किए जाने की जरूरत है। तीसरे लेवल पर आप ये बता सकते हैं कि अभी भी हम किसी ग्लोबल कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है जहां दुनिया के साथ जुड़कर हम
सामरिक सुरक्षा के लिए किसी संगठनात्मक रूप में काम कर सकें, तो उसको भी कमी के तौर पर बताइए। और आखिरी में ये बताइए कि इन सब दिशाओं में सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, इसलिए भविष्य में संभव है कि ये जो हमारी बहुस्तरीय साइबर सुरक्षा की रणनीति है वो सफल होगी। हमारा अगला प्रश्न नक्सलवाद से जुड़ा हुआ है। प्रश्न इस प्रकार है, नक्सलवाद एक सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक मुद्दा है जो एक हिंसात्मक आंतरिक सुरक्षा के खतरे के रूप में प्रकट होता है। यानी ये जो पहला हिस्सा है, इसमें हमको ये बताना है कि ये सामाजिक मुद्दा भी है, आर्थिक मुद्दा भी है और विकासात्मक मुद्दा भी है। यानी विकासात्मक वंचना से नक्सलवाद पैदा हुआ जो अब सुरक्षा का खतरा बन चुका है। दूसरे हिस्से में आपको ये बताना है कि इस संदर्भ में उभरते हुए मुद्दे कौन से, इमर्जिंग इश्यूज। और फिर तीसरे हिस्से में यह बताना है कि मल्टी लेवल स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, इस संदर्भ में बहुस्तरीय रणनीति क्या हो सकती है। तो अगेन इस क्वेश्चन के 3 हिस्से हैं और इन 3 हिस्सों में मिलकर हमको इसका जवाब चाहिए। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि इस आंसर की फॉर्मेटिंग में हम 20 वर्ड्स के करीब नक्सलवाद की मूल भावना का उल्लेख करेंगे। इस भावना को बताने के बाद लगभग 80 वर्ड्स ये बताएंगे कि ये विकासात्मक वंचना के कारण है। और जैसा हमने कहा कि ये जो विकासात्मक वंचना है ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों संदर्भ में हो सकती है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो विकासात्मक वंचना है ये सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल, क्योंकि विकास तो बहुआयामी होता है, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, कई प्रकार की हो सकती है। फिर इसके बाद जब ये 100 वर्ड्स हो जाएंगे तो अगले 50 शब्दों में हमको बताना है कि इससे उभरते मुद्दे कौन से। आई होप अब आप ये समझ पा रहे होंगे कि हमको हर हिस्से को उसकी जरूरत के हिसाब से वेटेज देते हुए आंसर को पूरा करना है। और उसके बाद अगले 100 वर्ड्स में आप बताएंगे कि इसकी बहुआयामी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो यदि ये खाका दिमाग में एक बार बैठ गया तो फिर आंसर सही फ्रेमवर्क में आपका आ सकता है। यदि ये कहा जाए शुरुआत करने के लिए तो आप बताइए कि नक्सलवाद एक प्रकार का आर्थिक आतंकवाद है जो मूल रूप से भूमिहीनों का भूमिधरों के खिलाफ संघर्ष। ये एक आर्थिक आतंकवाद है जो भूमिहीनों के भूमिधरों के खिलाफ संघर्ष के रूप में शुरू हुआ और धीरे धीरे राष्ट्र विरोधी आंदोलन में बदलते हुए आंतरिक सुरक्षा का खतरा बन गया। चूंकि इसके केंद्र में वर्ग संघर्ष था और बुर्जुआ द्वारा सर्वहारा का शोषण था, इसीलिए चूंकि इसके केंद्र में वर्ग संघर्ष था, बुर्जुआ द्वारा सर्वहारा का शोषण था, इसीलिए ये मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद से प्रभावित होते हुए वामपंथी उग्रवाद के नाम से जाना गया। माओवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद से प्रभावित होते हुए वामपंथी उग्रवाद, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के नाम से जाना गया और इसका लक्ष्य समाजवादी सर्वहारा गणतंत्र की स्थापना बताया गया। समाजवादी सर्वहारा गणतंत्र की स्थापना बताया गया। भारत में नक्सलवादी आंदोलन आर्थिक संघर्ष के रूप में शुरू होकर, ये पहला हिस्सा बताने के बाद आप बोलेंगे, आर्थिक संघर्ष के रूप में शुरू होकर धीरे धीरे इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आयाम जोड़ते गए और इसीलिए यह एक विकासात्मक वंचना की लड़ाई जो थी वो आज राष्ट्रीय संघर्ष या राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा बन चुका है। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि नक्सलवाद की शुरुआत जो होती है वो भूमिहीनों के संघर्ष से होती है। नक्सलबाड़ी जिले में किसानों, मजदूरों के द्वारा शासन जो बुर्जुआ हैं और पुलिस अधिकारी हैं, इनके गठजोड़ को साहूकार, महाजन जो होते हैं, तो आप ये कहिए कि किसानों और मजदूरों ने प्रशासन, ठीक, अभिजात्य वर्ग के गठजोड़ से लड़ने के लिए एक हिंसात्मक संघर्ष शुरू किया। यह हिंसात्मक संघर्ष
ठीक, भूमिहीनों की लड़ाई थी, यह हिंसात्मक संघर्ष संसाधनों की लूट के खिलाफ था, यह हिंसात्मक संघर्ष अमीर गरीब की लड़ाई के बीच की बढ़ती दूरी के खिलाफ था, यह भूखमरी के खिलाफ था, यह कुपोषण के खिलाफ था, और आगे चलकर यह संघर्ष आदिवासियों के जल जंगल जमीन की लड़ाई भी बन जाता है। तो आप इसकी शुरुआत गरीबी से देखते हैं, बेरोजगारी से देखते हैं, आर्थिक विषमता से देखते हैं, जल जंगल जमीन के छीनने से देखते हैं, आदिवासियों के उत्पीड़न से देखते हैं, उनके विस्थापन से देखते हैं। और 80 के दशक में यह लड़ाई सामाजिक से आर्थिक से सामाजिक होती गई, जब ये अगड़ों पिछड़ों के संघर्ष से जुड़ गई, जैसे बिहार में भूमिहार, रणवीर सेना बनाम दलितों की एमसीसी। ये जातिगत लड़ाई और आगे जाकर सांस्कृतिक संरक्षण की लड़ाई बन गई, जब दूरस्थ क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में बाहरियों द्वारा औद्योगिकरण किया गया, नगरीकरण किया गया, बलात् विकास के प्रयास किए गए, तो अपनी पहचान के संकट से जूझते हुए लोगों ने भी हथियार उठाए। तो ये भी एक सांस्कृतिक लड़ाई के रूप में उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में नजर आता है। 90 का दशक आते आते इस लड़ाई पर राजनीतिक असर दिखने लगा, क्योंकि अब नक्सलियों और व्यापारियों और राजनेताओं के गठजोड़ उभर कर सामने आने लगे। याराना पूंजीवाद के मामले हों, बलात् वसूली के मामले हों, याराना पूंजीवाद मतलब टेंडर धंधा, चंदा और धंधे का जो खेल होता है, वोट बैंक की राजनीति हो, इसको चलते नक्सलियों को जड़ से मिटाने की कोशिश नहीं की गई। तो जो व्यापारी नक्सली राजनेता संघर्ष था या गठजोड़ था, इस गठजोड़ ने कहीं ना कहीं ये दिखाया कि राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी नक्सलवाद को रोकने के लिए, और इसलिए नक्सलवाद पनपता गया। और 2000 के बाद हम इस नक्सलवाद में अनेक नए उभरते मुद्दों को देखते हैं। तो यहां पर विकासात्मक वंचना में आप आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास की वंचना, प्रशासनिक विकास की वंचना को बताएंगे, और यहां से बोलेंगे कि 2000 के बाद ये उभरते मुद्दों से जुड़ा। और उभरते मुद्दे जो नक्सलवाद से 2000 के बाद जुड़ते हैं, उसमें 2004 के जगदलपुर महापंचायत के बाद जो पहला चीज आता है, वो आता है, पहला उभरता मुद्दा होता है अर्बन नक्सल। तो उभरते मुद्दों में पहला बताइए अर्बन नक्सल, जो नगरीय नक्सल हैं, जो पढ़े लिखे नक्सल हैं, जो संपन्न नक्सल हैं, जो स्लीपर सेल की तरह नक्सल हैं, जो देश की सरकार से नाराज लोगों को ब्रेन वॉश करके बनाए गए नक्सल हैं, जो आप कहेंगे व्यवस्था से नाराज लोगों को यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में खोजकर, विभिन्न संस्थाओं में खोजकर बनाए गए नक्सल्स हैं। तो इनके माध्यम से अपनी विचारधारा को फैलाने का काम सरकार, सेना के खिलाफ या सैन्य बलों के खिलाफ प्रोपेगेंडा का काम जो करते हैं, उन अर्बन नक्सल्स को 20-25 शब्दों में, 30 शब्दों में आप यहां बता सकते हैं पहले उभरते मुद्दे में। दूसरे उभरते मुद्दे में आप बताइए कि वेरियस सोर्सेज ऑफ फंडिंग। 2000 के बाद हम ये देखते हैं कि अब नक्सल बहुत नए नए प्रकार से फॉरेन फंडिंग टू नक्सल नजर आती है। भारत राष्ट्र विरोधी जो संगठन हैं, उनके माओवादियों के माध्यम से, कश्मीर के आतंकवादियों के माध्यम से, या फिर ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के माध्यम से, संगठित अपराध के माध्यम से, तो नक्सल फंडिंग के स्रोतों का उभरना, यह दूसरा उभरता मुद्दा है जिसको आप बता सकते हैं। तीसरा उभरता मुद्दा बताइए आप इंटरनेशनल नेक्सस, अंतरराष्ट्रीय गठजोड़। और ये बताइए कि वो नक्सलवाद जो पहले आंतरिक सुरक्षा की चुनौती था, अब आंतरिक सह बाह्य सुरक्षा की चुनौतियों से जुड़ गया, क्योंकि कश्मीर के आतंकवादियों से, नेपाल के माओवादियों से, श्रीलंका के लिट्टे आतंकवादियों से, समुद्री डकैतों से, या फिर अन्य प्रकार के राष्ट्र खालिस्तान के आतंकियों से, नॉर्थ ईस्ट के उग्रवादियों से इनके गठजोड़ नजर आने लगे। तो ये गठजोड़ हमारे लिए एक नई चुनौती थी। और फिर लास्ट उभरते मुद्दे में बताइए कि 2004 के बाद ही हम नक्सलवाद अगले 5-10 सालों में अपने शीर्ष या अपने चरम पर जाते हुए देखते हैं, जब हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ये कहते हैं कि भारत की आंतरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा वो लाल गलियारा है, जो तिरुपति से पशुपति तक फैला हुआ है, और जहां भारत के 11 से अधिक राज्य और लगभग 200 से अधिक जिले और 500 से ज्यादा पुलिस स्टेशन जिसकी जद में प्रभावित हैं। तो लाल गलियारे का बढ़ता दायरा भी एक उभरता हुआ मुद्दा था। और इन्हीं उभरते हुए मुद्दों ने
सरकार को यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या नक्सलवाद के खिलाफ अब परंपरागत रणनीति जिसमें कभी बातचीत कभी कार्यवाही होती है उपयोगी होगी, या फिर हमें उसके लिए किसी नई रणनीति के साथ सामने आना होगा। और 2012 के बाद भारत सरकार ये निर्णय लेती है कि अब नक्सलवाद के खिलाफ आर पार की लड़ाई की जाएगी, और इस आर पार की लड़ाई में सभी आयामों का ध्यान रखा जाएगा। और इसलिए 2012 के बाद भारत में नक्सलवाद से लड़ने के लिए एक बहुआयामी रणनीति को लाया जाता है। इस बहुआयामी रणनीति के अंतर्गत अलग अलग, जैसे एक गोली की बात होती है, एक बोली की बात होती है, तो एक सुरक्षात्मक आयाम है, इसमें आक्रामक रवैया भी नजर आता है कहीं ना कहीं। सुरक्षात्मक आयाम के बाद दूसरा विकासात्मक आयाम है, जिसके माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं, और तीसरा कूटनीतिक आयाम है। सुरक्षात्मक आयाम के अंतर्गत तैनाती को बढ़ाना, प्रशिक्षित सैन्य बलों को लाना, जैसे कोबरा बटालियन, जैसे ग्रेहाउंड फोर्सेस, जैसे बस्तरिया बटालियन, इसको रखा जाएगा। आधुनिक हथियारों से जोड़ना, वेपनाइजेशन, आधुनिक तकनीकों से जोड़ना, जैसे एक न्यूटन मूवी में बात की गई थी, नाइट विजन सेंसर होने चाहिए, अंडरग्राउंड सेंसर होने चाहिए, थर्मल इमेजर होने चाहिए, बुलेट प्रूफ जैकेट्स होनी चाहिए। ठीक, तो सुरक्षा एक योजना चलाई गई जिसे सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर स्कीम कहा गया, जिसके तहत विशेष धनराशि दी गई पुलिस थानों के आधुनिकीकरण के लिए, उनके फोर्टिफिकेशन यानी चारों तरफ तारबंदी घेरबंदी उसको बढ़ाने के लिए, पुलिस बलों के प्रशिक्षण के लिए। तो तैनाती को बढ़ाकर, प्रशिक्षण को बढ़ाकर, प्रशिक्षित सैन्य बलों को लाकर, और विभिन्न प्रकार के जो मिलिट्री आप कहेंगे सैन्य बलों के एंटी नक्सल ऑपरेशंस चलाकर, जैसे पहले ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन ग्रीन हंट, फिर अभी ऑपरेशन प्रहार, प्रहार 1, प्रहार 2, प्रहार 3, प्रहार 4, तो आप 2-3 नाम बता सकते हैं, ऑपरेशन ग्रेहाउंड, ऑपरेशन ग्रीन हंट, ऑपरेशन प्रहार। तो इन ऑपरेशंस के माध्यम से, एंटी नक्सल ऑपरेशंस के माध्यम से ये गोली की बात समझाने की कोशिश की गई है। जैसे हम अभी कश्मीर में कह रहे हैं ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है, वैसे ही नक्सलियों के खिलाफ आर पार की लड़ाई के लिए अब ये जो रणनीति अपनाई गई है उसे सुरक्षात्मक रणनीति कहा जाता है। इसमें सेना का आधुनिकीकरण, शस्त्रीकरण, ये सारी चीजें आती हैं। दूसरा हिस्सा विकासात्मक है। सेना मतलब सैन्य बलों की हम बात कर रहे हैं। विकासात्मक रणनीति के कई आयाम हैं। पहला तो रैपिड डेवलपमेंट है, तीव्र विकास है, तो अधोसंरचना का विकास, शिक्षा स्वास्थ्य की सेवाओं का विकास। ठीक, ये सारे विकास यदि होंगे तो आदिवासियों का या दूर नक्सलियों का जो मास बेस है उसको तोड़ने में मदद मिलेगी। तो तीव्र गति से विकास की बात की गई है। विकासात्मक रणनीति का दूसरा हिस्सा इन्हें सहभागिता पे लाना है, और इसलिए नक्सल क्षेत्रों में पंचायती राज के चुनाव करवाकर या उन्हें विकास की मुख्य धारा में, राजनीति की मुख्य धारा में लाकर जो जोड़ने की बात है उसको कहा जा सकता है। तो पहला तीव्र विकास हो सकता है, दूसरा यहां पर राजनीतिक सहभागिता, पंचायती राज संस्थाओं का विकास, इन स्थानों पर पेशा कानून को लागू करना, पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरियाज, इस सब की बात हो सकती है। तीसरा, प्रभावी आत्मसमर्पण की नीति कई जगहों पर लाई गई है। नक्सलियों को आत्मसमर्पण के बाद सुरक्षा, रोजगार, ये सब देने की बात की गई है, तो इस नीति का उल्लेख भी यहाँ किया जा सकता है। एक और चीज आई है जिसको कहते हैं सिविक एक्शन प्लान, और सिविक एक्शन प्लान का मतलब है नक्सली क्षेत्रों में लोगों का दिल जीतने के लिए आपदाओं में उनकी मदद करना, समस्याओं में उनकी मदद करना, और एक लोकल इंटेलिजेंस को डेवलप करना। तो इन 3-4 चीजों को आप विकासात्मक रणनीति के तहत ला सकते हैं। इसमें स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जैसे रोशनी चल रहे हैं उनकी बात कर सकते हैं, रोजगार स्वरोजगार से जुड़े प्रोग्राम्स की बात कर सकते हैं। ये सारी चीजें विकासात्मक के अंतर्गत आएंगी। फिर कूटनीतिक प्रयासों के अंतर्गत यदि हम बात करें तो आप ये बताइए कि हमने नक्सलियों को, ठीक, सीमा पार से मदद रुके, इसके लिए कई प्रयास किए हैं। जैसे कई एनजीओस पर प्रतिबंध लगाया गया है, एक फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाया गया है, और इसके तहत
विदेशी निवेश से जुड़े नियम तय किए गए हैं और ये जो मनी लॉन्डर करके टेरर फंडिंग की जाती थी उसको रोकने की बात है। तो एफसीआरए कानून में 2010 में संशोधन करके एनजीओस को, कई एनजीओस के माध्यम से जो नक्सलियों तक पैसा जाता था उसको रोकने की बात की गई है। इसके अलावा अर्बन नक्सल्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लाई गई है, जहां उनकी गिरफ्तारी, फास्ट ट्रैक रिड्रेसल वगैरह की बात की गई है। हमको ये बताना पड़ेगा कि अब हम कानूनी तौर पर भी इन नक्सल जो नेता हैं उनके खिलाफ फास्ट ट्रैक कार्यवाही की तरफ जा रहे हैं, तो इसको बता सकते हैं। ठीक, आप चाहें तो ये उल्लेख भी कर सकते हैं कि हमारे पूर्व गृह मंत्री ने कूटनीतिक स्तर पर एक रणनीति दी थी, या बहुआयामी रणनीति को एक नए नाम में प्रस्तुत किया था। इसे कहा गया था समाधान। तो सच तो यह है कि यदि आप इस समाधान का पूरा इलेबोरेटेड वर्णन करेंगे तो समाधान की रणनीति ही बहुआयामी रणनीति हो जाएगी, इस पे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि बहुआयामी रणनीति लाई गई 2012 के बाद से और उसे 2017-18 में समाधान का नाम दे दिया गया। इस समाधान का हर शब्द नक्सल के खिलाफ लड़ाई का एक आयाम है और उसको एक एक करके बताएंगे। एस का मतलब है स्मार्ट लीडरशिप, कुशल नेतृत्व। और ये स्मार्ट लीडरशिप या कुशल नेतृत्व राजनीतिक, प्रशासनिक, सैन्य बल, गुप्तचर हर लेवल पर होना चाहिए। इसके बाद जो ए शब्द है उसको कहा गया है एग्रेसिव स्ट्रेटेजी। और एग्रेसिव स्ट्रेटेजी का मतलब है कि अब नक्सलियों के कहने पर सीज फायर और उनके लड़ने पर लड़ाई नहीं होगी, हम एक आक्रामक कार्यवाही के द्वारा नक्सलियों को जड़ से मिटाने की कोशिश करेंगे। तो आक्रामक रणनीति या एग्रेसिव स्ट्रेटेजी, ये दूसरी बात है। तीसरा एम का मतलब दिया गया मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग। जो सैन्य बल इनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं उनका मनोबल बना रहे, इसलिए उनको सारी सुविधाएं दी जाए और इसके अलावा उनको गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए प्रशिक्षित किया जाए ताकि वो नक्सलियों के खिलाफ बराबरी से लड़ाई लड़ सके। अगला ए जो है वो है एक्शनेबल इंटेलिजेंस, यानी जो समय पर मिले वो सूचनाएं। आपने सुना होगा दरबा वैली झीरम घाटी कांड, जहां नेशनल हाईवे के पास नक्सली छुपे हुए थे और हमारे सैटेलाइट पता नहीं कर पाए या टाइम से सूचना नहीं मिली। तो हमें यह कहना चाहिए कि हमारा इंटेलिजेंस वो हो जो समय पर सूचना दें जिससे कार्यवाही की जा सके, चाहे बचाव की हो चाहे आक्रमण की हो। और इसलिए एक्शनेबल इंटेलिजेंस ये शब्द का प्रयोग किया गया है। डी का मतलब है डैशबोर्ड आधारित प्रणाली। और डैशबोर्ड आधारित प्रणाली के अंतर्गत यह कहा गया है कि हम रिकॉर्ड कीपिंग करेंगे कि किस क्षेत्र में कितनी नक्सल वारदातें हुई, कितने केस दर्ज हुए, कितने नक्सलियों को पकड़ा गया, किस पुलिस अधिकारी का परफॉर्मेंस कैसा है। तो डैशबोर्ड आधारित सिस्टम में दो बातें कही गई हैं, एक है केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, और दूसरा है केआरए, की रिजल्ट एरियाज, कि किन क्षेत्रों में कैसा परफॉर्म किया और रिजल्ट क्या रहा। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, की रिजल्ट एरियाज, ये डैशबोर्ड आधारित सिस्टम के अंतर्गत कहा गया है। अगला एच का मतलब है हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, यानी तकनीक का प्रयोग। जैसा हमने कहा कि चूंकि नक्सल आधुनिक तकनीकों से युक्त हैं, संचार तकनीक, सैटेलाइट फोन, तो सरकार के पास तो ये सुविधाएं बेहतर हो सकती हैं। तो थर्मल इमेजर हो, नाइट विजन सेंसर हो, लेजर बाउंड्रीज हो, जितनी भी मॉडर्न टेक्निक्स का प्रयोग किया जा सकता है एंटी नक्सल ऑपरेशंस में, उनको किया जाना चाहिए। अगला जो है, ठीक, तो ये एच यानी हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी है। ए है एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर। और एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर का मतलब है कि नक्सल के खिलाफ लड़ाई एक तरीके से नहीं होगी। उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर राज्य में लड़ने का तरीका अलग अलग होगा। तो जिस जगह जैसी लड़ाई की जरूरत है हम वैसी लड़ाई लड़ेंगे। इसको कहा गया एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर। और जो लास्ट शब्द था एन, उसका मतलब है नो टू फाइनेंस, यानी जो नक्सलियों ने अपने वित्त के कई स्रोत बना लिए हैं, इन स्रोतों को एक एक करके रोका जाना चाहिए, इन स्रोतों पर लगाई जानी चाहिए। राइट फ्रॉम नोटबंदी टू प्रोटेक्शन टू एनजीओस टू मनी लॉन्ड्रिंग टू जो वन माफिया, खनन माफिया से पैसा आता है, ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग से आता है, फॉरेन फंडिंग होती है, टेरर फंडिंग होती है। तो इनके सारे स्रोतों को रोकने की जरूरत है। तो यदि आप इन 7 या 8 आयामों को भी इलेबोरेटेड तरीके से बताते हैं 10-15 शब्दों में, तो 100 शब्द यही हो सकते हैं। या फिर आप इस तरीके से बता दीजिए, दोनों तरीके इसकी बहुआयामी रणनीति के होंगे। और आखिरी 25 शब्दों में ये कहिए कि नक्सलों के खिलाफ लड़ाई में अब हमें इस संकोच में रहने की जरूरत नहीं है कि वे हमारे लोग हैं या देशद्रोही। अब ये स्थापित हो चुका है कि नक्सली राष्ट्र विरोधी ताकतों में संलग्न है और देश की एकता अखंडता का खतरा है। और इसके लिए यदि वहां सेना का प्रयोग की भी जरूरत हो तो उस पर विचार किया जाना चाहिए।
इतना जरूर हो सकता है कि हम नक्सलियों को मन से नक्सली और मजबूर नक्सलियों में बांटें, और जो मजबूर नक्सली हैं उन्हें आत्मसमर्पण का मौका दें, लेकिन अर्बन नक्सल के तौर पर जो मजबूत नक्सली हैं उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही कार्यवाही की जानी चाहिए। तो इस तरीके से आप ये जो नक्सलवाद से जुड़ा प्रश्न है इसका भी जवाब दे सकते हैं। अब यदि आप देखें तो हमने लगभग सारे प्रश्नों पर एक एक करके चर्चा कर ली है, जो 4 प्रश्नों पर हमने बात की थी। आखिरी में मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि मेरी समझ में इस बार आंतरिक सुरक्षा से आए प्रश्न बहुत सामान्य प्रकृति के और बहुत सरल प्रकृति के हैं, जिसे किसी भी विद्यार्थी ने यदि आधारभूत रूप से ऊपर से भी इन टॉपिक्स को तैयार किया होगा तो वो इनको आसानी से डील कर सकता था। तो इस बार की परीक्षा में अंकों का जो निर्धारण है वो इस बात से नहीं होगा कि आपने सही लिखा या नहीं, क्योंकि लगभग सभी सही लिखेंगे। इस बार निर्धारण इस बात से होगा कि आपने सभी आयामों को बराबरी से पकड़ा या नहीं, पकड़ने के बाद उन आयामों को आपने सही फ्लो चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया या नहीं, और उसके साथ ये भी देखा जाएगा कि हर हिस्से को आपने उसकी जरूरत के हिसाब से महत्व या वेटेज दिया या नहीं। तो ऐसा कहा जाता है जनरली कि जब साधारण प्रश्न आए तो असाधारण तरीके से लिखो, और जब असाधारण प्रश्न आए तो लिखो। तो इस बार कोई भी असाधारण प्रश्न आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में पेपर में मुझे नजर नहीं आया, या सेगमेंट में मुझे नजर नहीं आया। बहुत साधारण प्रश्न थे। तो इस बार नंबरों का निर्धारण इसी बात पर होगा कि आप इसे कितने असाधारण तरीके से लिख पाए हैं। तो इसी के साथ इस डिस्कशन को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। एक बार फिर आपका दृष्टि के इस मंच से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।